हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो मैं हूं गणेश कसौधम और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं रे ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिज्म। और आज प्रिज्म का लेक्चर नंबर 1 होगा। प्रिज्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम प्रिज्म का परिभाषा बताएंगे और विचलन कोण बताएंगे और प्रिज्म कोण क्या होता है ये बताएंगे और विचलन कोण का प्रिज्म कोण से संबंध क्या होता है इसको हम लोग डेराइव करके सीखेंगे। चलिए हम प्रिज्म का परिभाषा पर चलते हैं। प्रिज्म का डेफिनेशन सबसे पहले हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। प्रिज्म का इंग्लिश में अगर डेफिनेशन दें तो लिखते हैं क्या? प्रिज्म आर होमोजीनियस solid transparent medium bounded by two plane surface inclined at an angle। इसे हिंदी में कर ले तो प्रिज्म एक ठोस समांगी व पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से किसी कोण पर घिरा होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगा। प्रिज्म आर होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम which are bounded by two plane surface inclined at an angle। प्रिज्म एक ठोस समांगी व पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से किसी कोण पर घिरा होता है। तो देख रहे हैं इस तरह से हम ये प्रिज्म बना रहे हैं। ये एक प्रिज्म हम बना दिए। हम 2D अगर 3D फिगर की कल्पना करें तो कुछ इस तरह से होगा। ये हो रहा है प्रिज्म। ये प्रिज्म हो गया। ये इसका प्लेन सरफेस है और ये भी प्लेन सरफेस है। ये प्रिज्म का होता है बेस और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक तल।
परावर्तक तल। और ये भी क्या है? परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल है। और ये क्या है? एंगल ए नाम दे रहे हैं, ये है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। तो ये दो सतहों से घिरा होता है किसी कोण पर, और वह कोण होता है प्रिज्म कोण। ये दोनों सतह परावर्तक तल होते हैं, और नीचे क्या होता है? बेस होता है। अगर 2D फिगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का फिगर हम बनाते हैं प्रिज्म के लिए। ये देखें, ये क्या है? ये प्रिज्म है। दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस होगा। ये परावर्तक तल होगा, और ये भी क्या होगा? परावर्तक तल होगा। और ये क्या होगा? प्रिज्म कोण होगा। ये प्रिज्म कोण होगा। कब ये प्रिज्म कोण होता है? जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है और अपवर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से निकलती है, तब तो ये प्रिज्म कोण होता है। तब ये प्रिज्म कोण होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे गया और ऐसे प्रकाश की किरण आया और इस तरह से निकल रहा हो, तो प्रिज्म कोण ये बन जाता है। मतलब प्रकाश किस तरह से आपतित हो रहा है और किस तरह से इमर्जेंट हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, उसी पर डिपेंड करता है प्रिज्म कोण। कब ये प्रिज्म कोण हो सकता है तो ये बेस हो जाएगा। अगर ये प्रिज्म कोण हो जाए तो ये बेस हो जाए। अगर ये प्रिज्म कोण बन जाए तो ये बेस हो जाए। कब ये प्रिज्म कोण बनेगा? इसके हटा लिखते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आया, अपवर्तन हुआ और ऐसे निकल गया, तो ये प्रिज्म कोण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो प्रिज्म में एक प्रिज्म कोण होता है, दो परावर्तक तल होते हैं और एक बेस होता है। ये प्रिज्म की परिभाषा हुई, और ये प्रिज्म का परावर्तक तल होगा। अब हम चलते हैं विचलन कोण पर। आज हम विचलन कोण और उसके बाद विचलन कोण का एक डेरिवेशन करेंगे। इसे हम मिटाते हैं। तो आप लोगों का एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है गुप्ता सर क्लासेज, आप लोगों से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, दिल करे तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं विचलन कोण पर। क्या होता है विचलन कोण? विचलन कोण, इसे हम डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मतलब मिनिमम विचलन कोण। अगर देखते हैं तो डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है देखते हैं। एक हम प्रिज्म का फिगर बना लिए हैं, ये जिसमें इसे कह दिए कि ये है बेस और ये है प्रिज्म कोण, यहां पर दिखा दिए। एक प्रकाश की किरण को हम आपतित करा रहे हैं इस तरह से। ये प्रकाश की किरण आपतित हो गई। क्योंकि ये एयर है, इधर भी क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। निश्चित रूप से प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। ग्लास में जा रहा है तो कहां गया? विरल से सघन में जा रहा है। और सघन में होता क्या है? सघन में प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक लंबवत तल होता है। ये लंबवत रेखा अगर हम खींच दें 90 डिग्री बनता है। इस पर शायद नहीं बन पाया। हम मान लिए कि ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब अगर ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो प्रकाश कुछ इस तरह से झुक जाएगा।
सीधे न निकल करके प्रकाश अविलंब की तरफ झुक जाएगा। अब चूंकि ये सघन माध्यम में चला, अब इधर निकलना है इसे, तो कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। फिर माध्यम बदल रहा है तो निश्चित रूप से फिर अपवर्तन होगा, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर हटता है। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक अविलंब को हम ड्रा कर लेते हैं। इसका अविलंब कुछ इस तरह से मिलेगा। ये अविलंब हमने ड्रा कर लिया। अब ये निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन दूर हटता है चूंकि, तो इस तरह से ये प्रकाश दूर हट करके जाता है। इसे इमर्जिंग रेज कहते हैं, निर्गत किरण, निर्गत किरण कहते हैं। और इस कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल। और ये कोण जो होता है आपतन कोण होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अविलंब और आपतित कोण के बीच बना कोण आपतन कोण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। तो ये क्या होगा? आर होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इधर देखें तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब यहां से प्रकाश आ रही है और ये अविलंब से आपतित किरण बन जाएगा और ये अपवर्तित किरण। हालांकि ये बाहर निकलना है तो निर्गत किरण इसका नाम दे दिया गया, तो इसे निर्गत कोण कर दिए। हाँ, और ये होगा आपतन कोण। आपतन कोण जितना ये कोण है उतना ये भी है, तो इसका हम नाम R1 रख देते हैं और इसे I2 रख देते हैं। इसका नाम R1 और इसे I2 कर दिए। फिगर बड़ा छोटा भी दिख रहा होगा। हम एक प्रयास करते हैं, यहाँ पर फिगर हो सकता है कि तन और साफ हो जाए। अगर साफ हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए और झुका देते हैं प्रकाश को। ये प्रकाश है, आपतित किरण है, और ये अविलंब है इसका, और ये सीधे निकलना चाहिए था, प्रकाश को सीधे निकलना चाहिए था। सघन माध्यम होने के कारण प्रकाश क्या हो गया? झुक गया, और झुक करके कुछ इस तरह से जाने लगा। अब फिर जो है माध्यम बदल गया, तो ये क्या हम करेंगे? फिर अविलंब एक खड़ा करेंगे, अविलंब ड्रा करेंगे। सपोज दैट ये अविलंब हो गया, तो अब क्या करेगा? ये जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन विरल माध्यम आ गया, तो विरल माध्यम में प्रकाश अविलंब से दूर हट जाती है, तो ये इस तरह से दूर हट करके गया, दूर हट करके गया। अब देखें, ये अविलंब, ये आपतित किरण, तो इसके बीच बना कोण आपतन कोण। ये अविलंब और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण। इसका नाम हम R1 रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपतित किरण, ये अविलंब, ये बनेगा आपतन कोण, लेकिन इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसका नाम हम I2 रख दे रहे हैं, I2। और ये चूंकि अविलंब और निर्गत किरण है, तो ये कोण बन गया निर्गत कोण। किरण का नाम लिखिए निर्गत किरण, इमर्जेंट रेज। और ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है? ये तो बेस हो गया, और ये क्या है? एंगल A है, जो यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। अब इस फिगर को हम हटा देते हैं, उसी फिगर पर हम लोग चलेंगे। देखिए, अब देखिए, प्रकाश शुरू में आपतित जा रहा था इधर, ऐसे ऐसे। देखिए, इसका रास्ता हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे 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 निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल करके सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके ऐसे हो गया, इतना मुड़ गया, इतना मुड़ गया। ऐसे जाना चाहिए था, इतना मुड़ गया। कितना मुड़ा वही उसका विचलन हुआ। कैसे पता चलेगा कितना मुड़ा? अरे इसको भी आगे बढ़ाएं और इसको पीछे ले जाएं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना मुड़ गया। अब ये जो मुड़ गया, इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा एम, और इसे कहते हैं विचलन कोण। यही विचलन कोण हुआ। जाना चाहिए था ऐसे, प्रकाश हो गया ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, हो गया ऐसे। इसका मतलब है कि वही क्या होगा? विचलन हुआ उतना, और इसी को कहेंगे विचलन कोण। अब जो है विचलन कोण का हम थोड़ा रिलेशन देख लें।
कि कैसी ये रिलेशन हम लोग पता करेंगे। तो चलिए कुछ नाम दे देते हैं, क्या, ये नाम देते हैं ए, नहीं ये देते हैं यम, इसे यन और इसे ओ नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल की हम थोड़ा कल्पना कर ले पहले। एक ट्रायंगल ऐसा मिल रहा है हमको, कुछ इस तरह का देख रहे होंगे, कुछ इस तरह का, जहां पर यह यम एन ओ, यह है R1, यह है R2, यह R1 और यह है R2, और ये क्या है, ये लंबवत रेखाएं आती हैं और आपस में काटती हैं, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पर। फिर आगे थोड़ा और देखें तो कुछ इस तरह का एंगल मिल रहा है, इसी पर एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया है, ऐसे, जिसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं P, और ये बना था एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे दिख रहा होगा, और ये था अविलंब गया था और यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो था अविलंब, और यहाँ पर एक प्रकाश की आपतित किरण थी। तो देखिए ये एंगल था I, तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, I होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। I ये है तो I ये भी है, तो और ये एंगल क्या हो जाएगा, केवल ये एंगल देखा जाए PMO, एंगल PMO के बारे में देखा जाए तो मिलेगा क्या, एंगल I माइनस R1 मिलेगा। ये पूरा I है तो केवल इतना जो है, इतना I माइनस R1 होगा, I माइनस R1 होगा। ये पूरा I, तो इतना केवल I में से R1 घट गया। इसी तरह इधर देखा जाए, इधर तो ऐसे और ऐसे, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर एक था एंगल E, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपोजिट एंगल है तो E होगा, तो क्या हो जाएगा, POM क्या हो जाएगा, केवल इतना हो जाएगा E माइनस I2, एंगल POM बराबर E माइनस I2 हो जाएगा, E माइनस I2 हो जाएगा। तो चलिए अब इतनी बात पता चला कि हम इस एंगल को हम जान लिए, इस एंगल को हम बाहर निकाल के दे रहे हैं I माइनस R1, और इस एंगल का मान है, E माइनस I2, और इस एंगल का मान है 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एंगल A की बात कर लेते हैं, एंगल A, अच्छा, डेल्टा M का मान जान लेते हैं। डेल्टा M क्या होता है, डेल्टा M बराबर होता है, ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर बाहर की ओर कोण बन रहा है, ये बाहर की ओर, तो वह एक्सटीरियर एंगल जो होता है, दोनों अपोजिट एंगल, अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस I2 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल है, डेल्टा M क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर अलग हम बना करके दिखा दें डेल्टा M के बारे में, कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये डेल्टा M है और ये है I माइनस, ये है I माइनस R1 और ये है E माइनस I2। तो ये डेल्टा M जो होता है, इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है, इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा M बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस I2। तो थोड़ा हम प्लस प्लस को एक साथ लिख दें, I प्लस E माइनस R1 माइनस I2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, I प्लस E माइनस कॉमन ले लें, R1 प्लस I2, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ये हो गया डेल्टा यम के बराबर। अब R1 प्लस R2 क्या है, इसको थोड़ा देख लें। एक ट्रायंगल देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ना, कुछ इस तरह का, ये है, ये 90 डिग्री, ये क्या है R1, ये क्या है I2। तो होगा क्या, R1 प्लस I2, इस तीनों एंगल का सम क्या होगा, इस तीनों एंगल का सम होता है, इस तीनों एंगल का सम। हम ऐसा देख लें, इसमें देख लें, ये एंगल, ये पूरा, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का सम देख लेते हैं। तो डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस I2। अब हम थोड़ा इसको देख लें, ये 90 डिग्री नहीं होगा, अभी हम गलत, ये मिस्टेक होगा, 90 डिग्री लिखना। इसका मान क्या हो सकता है ये देख लें। इसका मान हो जाएगा, जैसे ये तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, इसे हम यक्स मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखें R1 प्लस I2 प्लस यक्स बराबर क्या होगा 180। तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस I2। ये देखें x बराबर हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस I2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल पता चल गया, इसकी ये एंगल हो गया है, इसका मान हो गया, इसका मान हम यहाँ बाहर निकाल के रख देते हैं, 180 माइनस R1 प्लस I2, ये मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब एक बड़े का ट्रायंगल की हम कल्पना करते हैं, एक बड़े ट्रायंगल की। ये बड़ा ट्रायंगल कौन सा है भाई, थोड़ा हम यहाँ पर बना करके देख लेते हैं। ये और क्या, ये और ये इस बड़े ट्रायंगल का हम कल्पना करते हैं। तो चूंकि ये जो था, इसका मान है 180 माइनस R1 प्लस I2, और इसका मान क्या है 90 डिग्री टोटल, क्योंकि लंबवत था, ये ऐसे तल गया था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना रहा था, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये क्या था, ये भी तल ऐसे गया था, तो ये इधर बना रहा था, ये 90 डिग्री, तो इधर क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री, तो ये क्या होते हैं 90 डिग्री, और ये क्या है प्रिज्म एंगल ए है। तो अब इन सब को हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं, ए प्लस ये पूरा मान हो जाएगा 90 डिग्री, फिर इसका मान हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस I2, और फिर इसका पूरा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और सब मिलाकर के हो जाएगा 360। अब देख लें, a प्लस 90 और 90 180 और 180 360 माइनस R1 प्लस I2 बराबर 360। ये 360 कट गया, तो a बराबर बचा क्या, a बराबर हुआ, ये R1 प्लस I2 उधर चला जाएगा, R1 प्लस I2 बचेगा, a बराबर। तो ये प्रिज्म कोण हो गया। अब क्या करते हैं, हम विचलन कोण में इसका मान रख देते हैं। तो विचलन कोण बन जाएगा डेल्टा यम बराबर बन जाएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस I2 की जगह क्या रख दें, तो ये विचलन कोण, ये आपतन कोण, ये निर्गत कोण, और ये प्रिज्म कोण, इन दोनों के बीच सब क्या हो गया, संबंध मिल गया हमें। तो फिर से एक बार देख लें, कैसे ये देखेंगे। देखिए ये एक प्रिज्म है,
और ये प्रिज्म कोण है। ये आपतित किरण है और इस पर एक अभिलंब है। अभिलंब पर और आपतित किरण के बीच कोण बना आई, और ये माध्यम बदल गया तो अभिलंब की ओर झुक गया और ये प्रकाश किरण ऐसे निर्गत हो गया। यहाँ पर एक अभिलंब बना दिए तो ये हो गया निर्गत कोण, ये हो गया निर्गत कोण। अब इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर दिए तो अपवर्तित किरण को R1 और इस आपतन कोण को भी I2 से रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि R1 I2, और इधर जो है इस निर्गत कोण को हम E से प्रदर्शित करते हैं। कितना विचलन हुआ, तो ये ऐसे सीधे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया तो इसको हम पीछे लाएं तो ये बन गया विचलन कोण, ये बन गया विचलन कोण। अब चूंकि ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक का मान I है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक R1 है तो ये बन गया I माइनस R1। इसी तरह यहाँ पूरा मान E है और ये मान है I2, तो इतना मान बन गया E माइनस I2। अब हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि विचलन कोण डेल्टा m है, तो विचलन कोण जो है बाहर बन रहा है, तो बाहर का बना हुआ कोण जो है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये है विचलन कोण और ये अंदर का दो विपरीत कोण है, तो इसका मान हो जाएगा हम कहीं लिखे होंगे, यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा m बराबर I माइनस R1 ये प्लस E माइनस I2। इसे पक्षांतरित कर दे I प्लस E माइनस R1 माइनस I2, माइनस कॉमन ले लिए R1 प्लस I2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक विचलन कोण को हम एक प्रिज्म कोण को हम देख लेते हैं। ये देखें, ये है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो इधर भी मान लेते हैं, इधर भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 90 डिग्री, और ये है देखिए ये है 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये A, और इसका मान अगर पता चल जाए तो हम सबको जोड़ करके 360 के बराबर कर देंगे। तो इसका मान हमें पता करने के लिए हम इस ट्रायंगल को कल्पना करते हैं R1 प्लस I2 प्लस x, इसे x मान लेते हैं R1 प्लस I2 प्लस x, और ट्रायंगल के अंदर के तीनों कोण का सम होता है 180, तो x बराबर हो गया 180 माइनस R1 प्लस I2। अब हम क्या करते हैं, ये बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, बड़े चतुर्भुज की बात करें तो इसे लेते हैं A प्लस इस पूरे को लेते हैं 90, तो ये 90 प्लस इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल का मान आया है 180 माइनस R1 प्लस I2, अब प्लस इस एंगल को हम देख लेते हैं 90, ये सब जोड़ करके हो गया 360, तो इसको जोड़ दें 90 प्लस 90 180 और 180 360, और 360 इधर भी है, 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा A, और R1 प्लस I2 को माइनस में है जो उधर कर देंगे तो प्लस में बन जाएगा, A बराबर हो जाएगा R1 प्लस I2। अब क्या करते हैं, ये विचलन कोण में R1 प्लस I2 का मान रख देते हैं, तो डेल्टा m बराबर बन गया I प्लस E माइनस A, जो कि ये क्या है प्रिज्म कोण है। यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा m विचलन कोण I आपतन कोण और E निर्गत कोण और A प्रिज्म कोण, ये इतना ये रिलेशन बना। तो अगला लेक्चर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।